ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ रूबरू ਕਰਨ ਦਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸਰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ। 1964 में 62 में जब चाइना की लड़ाई हुई तब थोड़ा सा मेरे को उसकी झलक याद है। मेरे पिताजी खरड़ में अखबार बेचने का काम करते थे। मेरा जन्म खरड़ में हुआ था, तो वहाँ एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। बस स्टैंड बहुत छोटा होता था उस समय, उसके नीचे हम लोग बोरी बिछाकर बैठते थे और जो अखबारें आती थी उतार के वहाँ रखना, बेचना, फिर शहर में बांटना, फिर वहाँ से निकल के आ जाना, चले जाना। इस दौरान चंडीगढ़ का भी अखबारों का काम एजेंसी हिंद समाचार ग्रुप की मेरे पिताजी के पास थी, तो उस कारण से 65-66 में चंडीगढ़ आना भी शुरू हो गया था। उन दिनों बस में 25 नया पैसा आने का किराया लगता था खरड़ चंडीगढ़, तो बस में आते थे और काम करके लौट जाते थे। कई बार तो मैं साइकिल पे भी खरड़ से चंडीगढ़ आया और साइकिल पे ही लौट जाता था। और चंडीगढ़ से खरड़ और खरड़ से चंडीगढ़ 6-6:30 के बाद कोई बस वगैरह नहीं मिलती थी। वो दौर मेरे को याद है, शाम को सुनसान हो जाता था, बिल्कुल चला जाता था। तो हम जब खरड़ से बस में आते थे तो उस समय ये सारा अटावा पलसौरा करके उन दिनों में बजवाड़ा, जहाँ आज ये SD कॉलेज है, सॉरी देव समाज कॉलेज है, तो उसको बजवाड़ा का स्टॉपेज बोला करते थे। तो जब बस आकर वहाँ रुकती थी तो हमको लगता था हम चंडीगढ़ के करीब पहुँच गए हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਝਾਤੀ मारते ਸੀ। मैंने 1900 सरदार प्रताप सिंह कैरो को, मेरे खरड़ क्रिश्चियन स्कूल में आए थे वो किसी फंक्शन में, मैं शायद 6ठी 7वीं 8वीं जमात में होऊंगा। एक एम्बेसडर कार थी जिसमें पीछे प्रताप सिंह कैरो बैठे थे, आगे उनका एक PSO था, कोई और कार साथ में नहीं थी, और स्कूल में लाइन लगी हुई थी उनको रिसीव करने के लिए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਉਸਰਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਲਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਜੀ। ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ 2 ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸਰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? मैं हमेशा गुरबाणी का वो श्लोक याद रखता है, तुझ आगे अरदास हमारी जियो सब पिंड तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नौ न जाने मेरा। परमात्मा मेरे पे बहुत दयाल रहा है और मैं चाहता हूँ परमात्मा सब पे उतना दयाल हो। मेरा जन्म 15 जून 1952 को खरड़ में हुआ था जी, और वहीं से मैंने क्रिश्चियन हाई स्कूल में मैट्रिकुलेशन पास की, क्योंकि उस समय 2 ही स्कूल होते थे, क्रिश्चियन हाई स्कूल और खालसा हाई स्कूल। 1964 में 62 में जब चाइना की लड़ाई हुई तब थोड़ा सा मेरे को उसकी झलक याद है। मेरे पिताजी खरड़ में अखबार बेचने का काम करते थे, इसलिए अखबार बेचने वाले 3:30-4 बजे उठ के, श्री रूपलाल जी जैन,
सुबह 3:30-4 बजे उनको अखबार लेने के लिए बस स्टैंड जाना होता था, काम करते थे। तो क्योंकि सारी खबरें आती थी तो इसलिए थोड़ा सा अखबारों को एक झलक सी डालने का मौका तभी से मिलना शुरू हो गया। 1965 के करीब आकर 66 के आसपास मेरे पिताजी बीमार हो गए और अखबारें बेचते थे, साइकिल पे जाते थे, तो जिस कारण से उनको थोड़ी लंग्स की शिकायत हुई। बीमार होने के कारण थोड़ा उनके साइकिल चलाने पर पाबंदी लगी। तो पहले मेरे सबसे बड़े भाई, फिर उसके बाद दूसरे भाई और फिर मैं, हमने उनके काम में हाथ बटाना शुरू किया जी। तो हम अखबार बस स्टैंड जाते थे। बस स्टैंड पर खरड़ बस स्टैंड पे हम जाते थे। मेरा जन्म खरड़ में हुआ था जी। तो वहाँ एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। बस स्टैंड बहुत छोटा होता था उस समय। उसके नीचे हम लोग बोरी बिछाकर बैठते थे और जो अखबारें आती थी उतार के वहाँ रखना, बेचना, फिर शहर में बांटना, फिर वहाँ से निकल के आ जाना, चले जाना। और क्योंकि उनको काफ़ी, मेरा ख्याल हुण भी तुहाडे ब्रदर ये काम कर रहे हैं। हम 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई उनका देहांत हो गया, उन्होंने इंजीनियरिंग की थी। छोटे भाई डॉक्टर धर्मपाल जैन, वो अमेरिका में हैं जी। मैं चंडीगढ़ में हूँ। और जो सबसे छोटे हैं शशिपाल जैन, वो उनका परिवार पूरा खरड़ में है। तो वहाँ से फिर हम अखबारें लेके शहर में अखबारें बांट के मैं स्कूल में जाता था और स्कूल में जाके वहीं से मैंने मैट्रिक की। पैदल के साइकिल पे बांटते थे क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था और बांट के फिर वहाँ पे जाना। और उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में आया, वहाँ से मैंने बीए पास की जी। इस दौरान चंडीगढ़ का भी अखबारों का काम, एजेंसी हिंद समाचार ग्रुप की मेरे पिताजी के पास थी। तो उस कारण से 65-66 में चंडीगढ़ आना भी शुरू हो गया था। उन दिनों बस में 25 नया पैसा आने का किराया लगता था खरड़ चंडीगढ़। तो बस में आते थे और काम करके लौट जाते थे। कई बार तो मैं साइकिल पे भी खरड़ से चंडीगढ़ आया और साइकिल पे ही लौट जाता था। और छोटी सड़कें होंगी। हाँ, बहुत छोटी छोटी सड़कें थी। और मुझे याद है खरड़ और चंडीगढ़ के बीच में जो नदी पे पुल आता है, उस पुल को लेकर बहुत सारी बातें चला करती थी। और चंडीगढ़ से खरड़ और खरड़ से चंडीगढ़ 6-6:30 के बाद कोई बस वगैरह नहीं मिलती थी। वो दौर मेरे को याद है। शाम को सुनसान हो जाता था, बिल्कुल चला जाता था। तो हम जब खरड़ से बस में आते थे तो उस समय ये सारा अटावा पलसौरा करके, उन दिनों में बजवाड़ा, जहाँ आज ये SD कॉलेज है, सॉरी देव समाज कॉलेज है, तो उसको बजवाड़ा का स्टॉपेज बोला करते थे। तो जब बस आकर वहाँ रुकती थी तो हमको लगता था हम चंडीगढ़ के करीब पहुँच गए हैं। छोटी सी मार्केट होती थी उसके अपोजिट, जहाँ आज 22 C की बहुत बड़ी मार्केट है, D की, वहाँ पर हम उसमें आते थे। और यहाँ खरड़ में अखबारों का काम करते थे, चंडीगढ़ में अखबारों का काम करते थे। और फिर जो 22 सेक्टर में हमने एक कमरे का किराया पे था 50 रुपये महीने का, जिसमें हम रहते थे। बड़े भाई भी, उससे छोटे भी, मैं भी और सबसे छोटे भी, हम वो काम करते रहे। वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की। जीवन का पहला इलेक्शन मैंने क्रिश्चियन हाई स्कूल खरड़ में 8वीं जमात में लड़ा था। हमारे क्रिश्चियन हाई स्कूल में उनका एक सेल्फ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सिस्टम था। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 5 क्लासों के बच्चे मिलके अपने स्कूल का प्रेसिडेंट इलेक्ट करते थे। तो वो इलेक्शन पहला मैंने लड़ा, मैं वहाँ प्रधान बना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਝਾਤੀ मारते सी? हाँ जी, सही बात ये है कि मुझे राजनीति में सामाजिक जीवन में जो दिलचस्पी हुई उसमें एक कारण अखबार भी थे। उन दिनों उर्दू अखबारें प्रोमिनेंस में थी, हिंद समाचार, प्रताप, मिलाप, प्रभात। तो मैं जब खरड़ बस स्टैंड पे बैठा करता था तो वहाँ कुराली से एक सज्जन आते थे जो बसों पे गोलियाँ बेचते थे। तो उन दिनों बसें बहुत कम होती थी, 15-20 मिनट के बाद कोई बस आई कि नहीं आई, तो वो आके मेरे पास बैठ जाते थे, वो भी अखबार पढ़ते थे। तो उनसे मैंने थोड़ा उर्दू सीखा। तो उर्दू सीखने के बाद धीरे धीरे आज मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ, उर्दू में तकरीर भी कर लेता हूँ, उर्दू में तबादला ख्यालात भी कर लेता हूँ, गुफ्तगू भी कर लेता हूँ। उर्दू ज़ुबान पे काफ़ी हद तक, महारत का तो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, थोड़ा इल्म मैंने वहाँ से वो सीखा। और मेरे को याद है कि आगे चल के ये बहुत मेरे काम आया। और फिर उन दिनों जो 2 चीज़ें बहुत मेरे को, जिसने फिर मेरे को राजनीति की तरफ धकेला, सुबह सुबह उन दिनों चंडीगढ़ से लोग पंजाब में जाते थे। जस्टिस गुरनाम सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, लक्ष्मण सिंह गिल, पृथ्वी सिंह आज़ाद, ये 3 शख्सियतें मेरे को याद हैं। तो सुबह वो चलते थे, मारुति नहीं फिएट कार होती थी उनकी। तो वो खरड़ वहाँ नीम के पास रुकते थे। तो एक अखबारें दे दो सारी, क्योंकि चंडीगढ़ में अखबारें लेट आती थी तो पंजाब में उनको जाना होता था, तो वहाँ रुकते थे। वो अखबार मांगते थे, एक ये सारे अखबार दे दो। उन दोनों 8 नए पैसे का अखबार आता था, 1 रुपये में लगभग 10-12 अखबारें आ जाती थी। तो वो देते थे। तो फिर वो जस्टिस गुरनाम सिंह, लक्ष्मण सिंह गिल, मेरे को याद है, पृथ्वी सिंह आज़ाद, इन लोगों से जब बातचीत होने लगी
तो थोड़ा 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 दिलचस्पी मेरी भी राजनीति में बढ़ने लगी। जान लगे उतों अखबार लेके जाते? वहाँ से लेके जाते थे, क्योंकि चंडीगढ़ से तो ये एमएलए हॉस्टल साइड से निकलते थे, यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम था नहीं। तो खरड़ पहला स्टेशन आता था जहाँ से वो लेते थे। मुझे याद है जस्टिस गुरनाम सिंह एक बार जाते हुए रुके, उन्होंने अखबारें ली, तो उन्होंने जैसे पर्स में से जब देखा निकाला तो उनके पास 10 रुपए का या 20 रुपए का नोट था, खुले नहीं थे। हमारे पास भी इतने खुले पैसे नहीं होते थे। मैंने कहा कोई नहीं, फिर दे देना। वो चले गए और मुझे नहीं उम्मीद थी कि दोबारा कभी वो पेमेंट करने आएंगे। एक दिन अचानक सुबह 8 साढ़े 8 बजे एक फिएट कार आके रुकी, उसमें से सरदार साहब निकले, जस्टिस गुरनाम सिंह खुद, और आके उन्होंने कहा कि काका मैं उस दोनों पैसे देने भूल गया सी। 1 रुपए का नोट निकाला उन्होंने और उन्होंने पेमेंट दी। मेरे को बहुत प्रभावित हुआ। भला जमाना सी, अखबार भी आप लेंदे सी आकर। सिर्फ मैंने 1900 सरदार प्रताप सिंह कैरो को, मेरे खरड़ क्रिश्चियन स्कूल में आए थे वो किसी फंक्शन में, मैं शायद 6ठी 7वीं 8वीं जमात में होऊंगा। एक एम्बेसडर कार थी जिसमें पीछे प्रताप सिंह कैरो बैठे थे, आगे उनका एक पीएसओ था, कोई और कार साथ में नहीं थी, और स्कूल में लाइन लगी हुई थी उनको रिसीव करने के लिए। और मैंने नोट किया कि सरदार प्रताप सिंह कैरो आए, पहले व्यक्ति ने उनके गले में हार डाला, कैरो साहब ने वो हार निकाल के अगले के गले में डाल दिया। ऐसे आगे चलते गए, जो हार डालते थे वो अगले के गले में डालते गए, और जो आखिर में हार था, क्योंकि पहले वाले का हार दूसरे के गले में डाला था, तो प्रताप सिंह कैरो लौट कर आए और वो हार उन्होंने पहले वाले बंदे के गले में डाला। सादगी थी बात। ऐसी मैंने ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ, जब वो अनंतपुर साहब से उन्होंने इलेक्शन लड़ा विधानसभा का, तब एक दिन मैंने उनके साथ ट्रैवल किया एज जर्नलिस्ट होने के नाते। कुछ देर मैं इनकी अखबारों की रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ। वो शख्सियतें, उनका मुकाबला ही कुछ और था, उनका दौरा ही कुछ और था, उनका जो व्यवहार, उनका मिलनसार वार्मथ, वो सारी मैंने नज़दीक से देखी, और वो कारण थे फिर धीरे धीरे मैं राजनीति की तरफ दिलचस्पी लेता रहा। फिर मतलब तुसी शुरुआत स्टूडेंट लहर तो की थी? हाँ जी, मैं खरड़ में, मैंने बताया क्रिश्चियन हाई स्कूल में मैंने इलेक्शन लड़ा, 8वीं में मैं जीता। फिर उसके बाद शुरू में मेरा झुकाव लेफ्टिस्ट मूवमेंट की तरफ था। 69 में शमशेर सिंह जोश खरड़ से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, तो मेरा झुकाव उनकी तरफ था और मैं कम्युनिस्ट मूवमेंट में काम करता था। एक्टिव नहीं था, लेकिन झुकाव था मेरा उस तरफ आके। लेकिन 1971 में जब रशिया और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, और जब अमेरिका ने, जब रशिया के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ, कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी का समझौता जब हुआ ना, वो अपने से टॉलरेट नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस के साथ मैंने कभी भी रिकनसाइल नहीं किया था। तो फिर थोड़ा समय उधर से मैं हटा। और फिर जब कांग्रेस ना समझौता ना होता तो आज शायद हो सकता, कामरेड सतपाल जैन होंगे। और मेरे उस समय के 9वीं 10वीं के छात्र जो कई बार मुझे आज मिलते हैं बहुत लंबे अरसे के बाद, तो वो मेरे को अभी भी कामरेड कह के बुलाते हैं। और जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं बहुत आगे ट्रेवल कर चुका हूँ, तो उनको थोड़ी हैरानी भी होती है। मेरे एक सज्जन मिले मेरे को 40-50 साल के बाद, तो मैंने उसमें फिर मैं कॉलेज में गया तो ABVP के कॉन्टैक्ट में आया, एमरजेंसी में जेल में रहा लगभग 1 साल। वहाँ फिर RSS BJP की जो जनसंघ की लीडरशिप थी उनके साथ मैंने जेल में समय बिताया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਸੂ ਮਾਜਰਾ, ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਦਾਊਂ, ਫਿਰ ਪਲਸੌਰਾ, ਅਟਾਵਾ, ਬੜਹੇੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਬਜਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, बहुत छोटा बस स्टैंड होता सी, और 2 पिक्चर हॉल, जगत और नीलम, 2 पिक्चर हॉल होंगे सन। और सारा पिक्चर हॉल ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਤ ਥੋੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ, ਨੀਲਮ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ, ਨੀਲਮ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। और सारा इलेक्टर सेक्टर 17 लगभग मेरी अखां ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ, लगभग सारा। 22 ਸੈਕਟਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ लगभग ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਹੈ। 31 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, और ये 42-43 सारी लाइन, ये सारी लगभग मेरी अखां दे सामने बननी शुरू हुई, अखां दे सामने देखिया। मैं जदों सैक्टर 22 चों सवेरे गवर्नमेंट कॉलेज पढ़न जांदा सी साइकिल ते 22 सैक्टर तो निकल के सारा दा सारा 22 बस स्टैंड के सामने का एरिया, और 17 लगभग सारे मिट्टी के ढेर होंगे सन। उन्होंने चो लंघ के गवर्नमेंट कॉलेज में जाता होंदा सी। खेत भी होंगे होणगे? ढेर सी मिट्टी के, खेत तो उस वेले नहीं सन, फिर उदों ते मिट्टी के ढेर सी, कंस्ट्रक्शन हुई। नीलम पिक्चर हॉल के सामने जी रोड सी, उत्थों बिचों बस लंघदी होंदी सी, ते कई बार असीं गवर्नमेंट कॉलेज तो PGI तो बस लैके उत्थे उतरना और फिर पैदल जाके बस स्टैंड तो बस पकड़नी, उत्थों इन्ना हुंदा सी। 17 का लगभग सारा जो डेवलपमेंट है वो सारा अखां दे सामने होया। मैनूं याद है 1972 या 71
ਸੈਕਟਰ 17 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਊ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਚੋਂ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼, ਕੁਝ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖੁਰੇਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ABVP 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। 1 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ MA ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਾਊ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੋਇਲ ਇੱਥੋਂ MP ਸਨ, ਬਾਊ ਦਲੀਪ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰਵੀਰ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ? ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ CIA ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 11 ਸੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 1975 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ KK ਸ਼ਰਮਾ ਉੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸੈਕਟਰ 22 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਮਿਲੇ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ। ਤੇ KK ਸ਼ਰਮਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਔਰ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, बेटे माफ़ करना मेरे को, तुम ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, MP MLA मंत्री बनोगे, मेरे को माफ़ करना। मैंने इनको रात बहुत मना किया कि तुम्हें टॉर्चर ना करें, पर ये नहीं माने। फिर मैंने कहा कि वो कुछ हो जाएगा तो ज़िंदगी भर भुगतोगे। तब कहता उन्होंने छोड़ा। फिर उन्होंने वो उर्दू का शेर मुझे सुनाया, ये दस्तूर ज़ुबानबंदी है कैसा तेरी महफिल का, तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी। ये डॉक्टर हरिवंश शर्मा ने उन्होंने, क्योंकि वो भी शायर सन, वो सुनाया। फिर वो ले गए, प्रोड्यूस किया। मेरा पुलिस ने रिमांड मंगया सी। मिस्टर HR नागरा जुडिशल मैजिस्ट्रेट सी, जिन्हां दे अगे मैनूं पेश किया गया ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ। तो नागरा ने ਜਦੋਂ फाइल गई, उसने कहा दिस सतपाल जैन इज द सेम पर्सन हु इज द स्टूडेंट लीडर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। उसने कहा यस। व्हाट पुलिस रिमांड, दीज आर पोलिटिकल प्रिजनर्स। आई फाइल भगा के मारी, नो पुलिस रिमांड, जुडिशल रिमांड। मैं चला गया जे, उन्होंने भेजता कस्टडी च, उत्थे रहा मैं। एमरजेंसी हटन तो बाद ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਨਾਗਰਾ ਕੁਝ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਊ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੰਮਦਾ। 2-3 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਟੁਕਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ। ਅਗਰ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ ਬੈਰਕ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਲੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੋਸੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਂ ਟਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। डॉक्टर ने कहा कि पछाणो कौन हो सकता है। मैं कि सानू तो कोई पता नहीं हैगा। कहते जी ये आदमी वो है जिस पर 43 पुलिस के केस हैं। मैंने कहा 43 पुलिस के केस? कहता हाँ जी। कहता पुलिस वाले जब कोई केस ट्रेस नहीं होता बाहर, तो जब हम लेने गए होते हैं इसको कहीं कहीं घुमा घुमू के और इस पर वो केस डाल देते हैं। 43 केस इस आदमी पे। फिर एक और हमको प्रिजनर दिखाया गया। एक दिन वो डॉक्टर के साथ आया, उन्होंने कहा इसको पहचानो। मैंने कहा हमें नहीं पता। एक DIG का मर्डर हुआ था हरियाणा के, ये 72-73 की बात है शायद। तो उस मर्डर केस में उस लड़के को दोषी मान के जेल हो गई थी। हमने उससे बातचीत की, हमने कहा भी क्या मामला हुआ, कैसे? वो कहता जी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं हिमाचल के गांव का रहने वाला हूँ। एक दिन कुछ लोग मेरे घर गए, मेरे माँ बाप से बात की, उन्होंने कहा भी ये बेटा हमको दे दो आप, हमको इसमें केस में चाहिए, हमको इतने रुपए पर महीने या इतना हम आपको देते रहेंगे। कहता जी मुझे वहाँ से लेकर आए और मुझे दोषी बनाकर भेज के सज़ा करवा के मैं जेल में आ गया हूँ, मेरे को कोई मालूम नहीं है। और मैं कई बार जब मेरे पास केस आते हैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कहीं ये वही DIG मर्डर केस के इन्वॉल्व जैसा तो बंदा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं जिस पे उन्होंने ऐसे केस डाल दिए हो। 43 केस उस नेपाली लड़के पर, जो शायद एक भी क्राइम उसने नहीं किया होगा। वो तो जैन साहब बड़ैल जेल किवें दी सी? बहुत छोटी बड़ैल जेल थी, 4-5 बैरक थी टोटल, बाकी सारे खेत थे खुले। बल्कि हमको अच्छा मौका मिलता था, वो साथ के जो एक ही बैरक में हम लोग थे, 50-60 के करीब लोग एक ही बैरक में हम सारे थे। तो सारे ये जजेस भी रिटायर्ड जो बाद में जज बने तो वहाँ थे, साथ में खेत थे खाली थे जहाँ पर वो ताज़ी सब्जी उगाते थे, सुबह हम बना के खाना खा लेते थे। सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट हमारे लिए जेल में आया, मूलचंद प्रेमी सेक्टर 22 में उनकी प्रेमी टी स्टॉल के नाम से चाय वगैरह खाना खुना बनाने का काम वो करते थे, उन पर भी मिसाल लगा दिया। तो एक दिन उन्होंने कहा भी देखो बात ये सारे लोग खाली बैठे, हमें तो काम कोई है नहीं, आप ऐसा करो कि ये सबके लिए खाना बना के लाते हैं, फिर हम वो किसी को अच्छा लगता नहीं लगता वो छोड़ दो, आप इनको को हमको राशन दे दिया करेंगे। 50-60 लोगों का जितना राशन है वो राशन ले लो, मैं खाली हूँ यहाँ, हम यहाँ तैयार कर लिया करेंगे। तो उन्होंने खाना शुरू किया, बनाना शुरू किया वहाँ पे आके। और जो हमारे क्योंकि मोस्टली पढ़े लिखे लोग थे, सबको B क्लास थी, सबको दूध मिलता था, तो वो सबका दूध इकट्ठा करके रात को उबाल के जो उसकी मलाई आती थी सुबह, वो फिर ब्रेड पे लगा के वो हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता था। खाना बनाना, रोटी बनानी, वो करनी। ज़िंदगी में उस दौर में जीवन को सेट करने का, रेगुलेट करने का अच्छा मौका जेल था, जहाँ पे समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे करना वो हमको मिला। फिर मैं BJP की तरफ मेरी अट्रैक्शन आई, फिर मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस ज्वाइन की बहुश्री चंद गोयल जी के साथ। मैं एक रुकना चाਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। जेल लगता बंदे ਨੂੰ नवी सेहत ਦਿੰਦੀ है। बहुत अच्छा। देखिए मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल आदमी जेल में नहीं गया, ये उसके लिए उसकी बदकिस्मती है, बदकिस्मती है। जेल जाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, पहली बात, पर बशर्ते आप जेल एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर। जी जी बिल्कुल। पहली बात तो आपको बैठकर अपने बारे में चिंतन करने का मौका मिलता है, स्टडी करने का मौका मिलता है, कम्युनिटी लाइफ करने का मौका मिलता है, समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे पीना, अनुशासित लाइफ, रेगुलेटेड लाइफ, उसका आपको मौका मिलता है। फिर आप जेल में जब बैठे हो, आपके साथ बाकी पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, हमारे साथ आनंद मार्ग के लोग थे, अकाली दल के वर्कर थे, इवन कांग्रेस हो के लोग थे, मुसलमान तो हमारे साथ इसमें, क्योंकि इस एरिया में मुस्लिम लीग एक्टिव नहीं थी जी, तो उनके साथ हम बैठते थे, डिस्कस करते थे, उन्हें समझने का मौका मिलता था। मेरे साथ अकाली वर्कर थे, कोई 30 जत्थे में एक बार गिरफ्तारी करने आए, तो हमने देखा कम्युनिटी लाइफ, उनको मिलने वाले, कोई गन्ने लेके आ रहा है, कोई गन्ने का गुड़ लेके आ रहा है, कोई सब्जियां लेकर आ रहा, आलू प्याज। और याद है हमें उन दिनों ना, अब तो वो आजकल नहीं मिलती, फुटा खरबूजे जैसा एक फुट होती थी, फुटा होती थी जिनको काट के नमक लगा के खाया करते थे। कई बार बोरी फुटों की आ रही है। कितनी कम्युनिटी आपको ओन करती है। और जो सबसे बड़ी बात है, जेल जाने पर ही आपको पता लगता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। मुझे याद है अच्छे अच्छे लोग, उस समय मैं जेल में था, कैसे कन्नी काटते थे, इवन घर आने से भी डरते थे, घर आते थे। तो वही ना, गर्दिश अयाम तेरा शुक्रिया, हमने हर पहलू से जन्नत देख ली, अपनों से ही इस कदर सदमे सहे हैं जान पे, कि दुश्मनों से दुश्मनी का सब गिला जाता रहा। वो दौर भी आपको मदद करता है।
बीजेपी च किवें फिर एंट्री हुई? फिर उस तो बाद में मेरा स्वभाव, मैंने कहा ना, जन एमरजेंसी में गया, ABVP में आया, तो मैंने फिर 1980 में जब वकालत ज्वाइन की तो बशीर चंद गोयल जी के साथ मैंने ज्वाइन की। इस बार जेल में रहते हुए 1976 में यूनिवर्सिटी सेनेट का मैंने इलेक्शन लड़ा, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो जीता। उसमें पार्टी ने मेरे को, बीजेपी ने, संघ ने चुनाव में मदद किया, वो लड़ी, उनके साथ गया मैं। फिर लगातार पार्टी में काम करता गया। और मुझे याद है बशीर चंद गोयल जी भी तब कहा करते थे मुझे दो बातें, ये उनका बड़प्पन था, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। एक तो वो मुझे कहते थे कि सतपाल जी, आपको एक अच्छा वकील अमर्ज होने से कोई रोक नहीं पाएगा, जो आपकी देख के करते थे, क्योंकि वहाँ मैं डिबेट्स में भाग लेता था, जेल में बोलते थे। और दूसरा उन्होंने कहा था कि देखिए, आप वकालत मत छोड़ना। जगन्नाथ कौशल जी को मैं एक बार मिलने गया, उन्होंने भी यही कहा मेरे को कि आप वकालत मत छोड़ना, और मैंने वकालत नहीं छोड़ी। पार्टी के फिर काम करते गए, सुषमा स्वराज जी के साथ मेरा संपर्क आया, अरुण जेटली जी, राजनाथ जी, वेंकैया जी, इनके साथ आगे चलता गया। और फिर मैंने अभी तक 12 लोकसभा के इलेक्शन बीजेपी के चंडीगढ़ में इंटरेस्ट लिया, 5 खुद लड़े, 7 में मैंने भाग लिया। लड़े कितने जानते? 5 लड़े मैंने, जिनमें से मैं 2 जीता, 3 हारा। 12 इलेक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया। और फिर उसके बाद पार्टी में लगातार जो पार्टी ने जिम्मेवारियाँ दी, लगातार ईमानदारी, दयानदारी से निभाता गया। और बीजेपी में आने के बाद फिर मैंने अडवाणी जी के खिलाफ केस था, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि ग्वालियर में आपने मेरा केस लड़ना है, तो मैंने उनका केस लड़ा। और कई मौके ज़िंदगी में आते हैं जिससे आदमी अपने आप पे फ़ख्र महसूस करता है। जी। मैं इसी मकान में था 1900, ये शायद MP वगैरह भी बनने से बहुत देर पहले की बात है। जस्टिस मेहर सिंह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस रिटायर हुए थे, तो उनका मुझे एक दिन फ़ोन आया कि मैं आपको मिलने आना चाहता हूँ। मैं कहा जी मैं आपको मिलने आ जाऊँगा। बोले नहीं, मैं आऊँगा। वो खुद कार ड्राइव करके आए। उन्होंने, उनका प्रकाश सिंह बादल जी की कोठी के साथ उनका मकान था, तो उनके बीच में जो ग्राउंड था उस पर कुछ उनके सिक्योरिटी गार्ड ने टॉयलेट्स बना ली थी, जिनकी स्मेल उनको आती थी। वो केस डालना चाहते थे, तो उन्होंने कहा जी कि मैं आपको वकील करना चाहता हूँ इस केस में। मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा जी जब आप जज थे तो मैं तो वकील भी नहीं था, मेरे आने से पहले आप रिटायर हो चुके थे, हम पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, तो आपको मतलब कैसे ख्याल आया कि भी आप मेरे को वकील करें? तो बहुत धीरे धीरे बोलते थे वो। उन्होंने कहा जैन साहब, बहुत सारे जज तो मेरे हाथ से जज बने हैं, ये बहुत सारे वकील भी मेरे सामने ही आए और आगे गए हैं। मेरा मुकदमा प्रकाश सिंह बादल के साथ है। मैंने जजों से भी सबसे पूछा कि मुझे वो वकील चाहिए जो बादल साहब या कोई भी जिसको ख़रीद ना सके, क्या बात। और मुझे ज़्यादातर लोगों ने आपका नाम दिया। वाह वाह। मैंने कहा जी मेरे लिए फ़ख्र की बात है ये। तो कहते फीस मैं करना, हाथ जोड़े। मैंने कहा जी ना नहीं, मैं पापा आवाज़ ना इकट्ठी होवे, मोया संग ना जाए, तो आपसे फ़ीस नहीं मिलूँगा। एक ये वाक़ा। दूसरा, हरचरण सिंह बराड़, मैं 1991 का लोकसभा इलेक्शन लड़ चुका था, मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उनके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन थी। जगन्नाथ कौशल थोड़ा बीमार हो रहे थे, तो उनका मुझे एक दिन फ़ोन आया कि मैं आपको अपने केस में वकील अंगेज करना चाहता हूँ। तो मिलने आए घर, काफ़ी पुलिस वाले आसपास थे उनके। तो मैंने कहा बराड़ साहब, आपने मेरी बैकग्राउंड पता कर ली है? मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ। 1991 में पवन के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा यहाँ से। बोले जी मैं पता करके आया हूँ। मैंने जगन्नाथ कौशल से बात की, जितेंद्र प्रसाद नरसिम्हा राव जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी होते थे, कहते मैं उनसे परमिशन लेके आया हूँ, अभी मैं बीजेपी का आदमी वकील इंगेज करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा करिए। मैंने कहा ठीक है, आपने अपना काम किया, मेरे को भी करने दो, मुझे भी परमिशन लेने दो। मैंने सुषमा जी को फ़ोन किया, सुषमा जी ने अडवाणी जी से बात की कि ऐसे हरचरण सिंह बराड़ सतपाल जैन को अपना वकील करना चाहते हैं। तो अडवाणी जी ने कहा कि देखिए, कांग्रेस का इतना बड़ा नेता हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना वकील करना चाहता है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, सौभाग्य की बात है। सतपाल जी को कहो वो केस लें। और हमने वो मुकदमा लड़ा उनका और जीता उसको। ओके। होर किहड़े मुख केस ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ने ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ लड़े है? देखो, मैं आज तक हिंदुस्तान के 18 हाई कोर्ट में जा चुका हूँ। ओके। नागालैंड, गोवा, और ये अपना सेंट्रल इंडिया के तो सारे, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे केस में करके आया। मेरे को यहाँ हमारे लोग हरियाणा के बारे में आयाराम गयाराम की बात करते थे। मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ के कर्नाटका के भी केस लड़े, गोवा में लड़े, नॉर्थ ईस्ट में लड़े। और मैंने ये देखा कि हरियाणा और हम लोग तो ज़रूरत से ज़्यादा बदनाम थे। डिफेक्शन के मामले में कोई स्टेट कम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट उससे भी कहीं ज़्यादा थी। मैं नागालैंड केस आर्ग्यू करने गया, वहाँ से मैं स्टे लेके आया, गोवा में मैंने स्टे लिया। तो ये एंटी डिफेक्शन केस मैंने लड़े। और येदुरप्पा जी की सरकार पे 2010 में जब क्राइसिस आया, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था जी, वो केस मैंने उससे और जीता। फिर इसके अलावा मैं राष्ट्रपति चुनाव में वकील रहा,
उपराष्ट्रपति चुनाव में वकील रहा मैंने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1914 और 19 में लोकसभा में जीते थे वाराणसी से, उनके खिलाफ दोनों बार इलेक्शन पिटीशन हुई, दोनों बार मैं उनका वकील था। मैं यहाँ से इलाहाबाद जाता था, केस आर्ग्यू करके मैं वहाँ से आता रहा। और ये सारे बाकी तो ध्यूमल साहब, शांता जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, बंसी लाल जी, भजन लाल जी, हरचंद सिंह बराड़, शांता कुमार, ये सारे जिनके केस मैंने फ्रॉम टाइम टू टाइम। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬਖੇੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, वो भी ਤੁਸੀਂ। हाँ, मैं उसमें केंद्र सरकार का वकील था, केंद्र सरकार का वकील था। और मैंने उनको ये कहा कि देखिए केंद्र सरकार की तरफ से हमारे लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सब बराबर की स्टेट, हम सबके साथ न्याय चाहते हैं जी। जो बीबीएमबी का पानी हरियाणा को देने की बात चल रही है, वो पानी पंजाब के कोटे से नहीं है। देखा, अगर पंजाब के कोटे से नहीं, पंजाब के कोटे से नहीं दिया जा रहा था, वो अलग पानी से उनको एक्स्ट्रा देना था, और वो पानी राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा को जाना था जी। सिर्फ ऐसा नहीं था कि हरियाणा तक ही था। मैंने 2 उदाहरणें उनको दी उस दिन। यानी कि देखिए हम किस गुरु के वंशज हैं, किस परंपरा के हम बालज हैं। हमारे यहाँ तो लोग छबीले लगा लगा के पानी पिलाते हैं, फिर आप पंजाब हरियाणा में डिस्टिंक्शन कैसे करोगे? एक आदमी रहता लुधियाने में, बेटी उसकी यमुनानगर ब्याही है, एक आदमी रहता रोहतक में है, उसका बेटा हिमाचल में ब्याह है। पंजाब के लोगों की दिल्ली में शादियां हुई हैं, दिल्ली वालों की राजस्थान में हुई हैं। हम तो इतने इंटरमिक्स हैं। चंडीगढ़ से 5 किलोमीटर मोहाली है जो पंजाब में है, 5 किलोमीटर दूर पंचकुला है जो हरियाणा में है। आप कहो जी हम पंजाब को तो मोहाली को देंगे, पंचकुला को नहीं देंगे, चंडीगढ़ तो यूटी में चला जाता है। फिर मैंने भाई कन्हैया की कहानी सुनाई। मैंने कहा अनंतपुर साहब में जब मुगलों की और सिख सोल्जर्स की लड़ाई हो रही थी, तो वहाँ एक भाई कन्हैया नाम का मशाकी पानी पिलाने वाला, उन दिनों मशाक से पानी पिलाते थे, मैंने देखी है वो अपनी आंखों से, वो जो इस्तेमाल किया करते थे। तो एक दिन गुरु गोबिंद सिंह को उनकी शिकायत हुई कि महाराज इसकी ड्यूटी तो पानी पिलाने की हमारे सैनिकों को है, ये तो मुगलों के घायल सिपाहियों को भी पानी पिलाता है। गुरु साहब ने उसको समन किया। उन्होंने कहा भाई कन्हैया तेरी शिकायत आई है। बोला महाराज क्या शिकायत है? बोले तेरी शिकायत ये है कि तू दुश्मन के जो मुगल घायल जख्मी सिपाही हैं उनको भी पानी पिलाते हो। उसने कहा महाराज बिल्कुल ठीक है, मैं पानी पिलाता हूँ, क्योंकि महाराज जब मैं पानी पिलाने जाता हूँ लोग चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तो मुझे सब में आपका ही रूप नज़र आता है। मैं किसी में मुसलमान, सिख, हिंदू, ईसाई नहीं देख पाता हूँ, इसलिए महाराज मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। तो गुरु गोबिंद सिंह ने उनको कोई सज़ा नहीं दी। गुरु गोबिंद सिंह का भाई कन्हैया कंधे पे हाथ रखा और जेब से मल्लम की डब्बी निकाली और कहा कि कन्हैया तू मल्लम भी लगाया कर, क्योंकि तेरे जैसे ह्यूमन एंगल से सोचने वाले आदमी की मल्लम का असर ज़्यादा होगा। तो मैंने कहा हम तो उस वंशज के पालक हैं। फिर उसके बाद खैर अल्टीमेटली वो केस चला होगा। मेरा ये कहना है कि दुर्भाग्य हमारे मुल्क का ये है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पॉलिटिकल सोच से ऊपर उठने में बहुत समय लगाती है। कई बार पॉलिटिकल सोच ही डोमिनेट करती है, नेशनल इंटरेस्ट, ह्यूमन एंगल वो पीछे रह जाता है। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिन पे मेरा अपना मत यह है कि हमको सियासी इंटरेस्ट से ऊपर उठकर भी विचार करना चाहिए, ह्यूमैनिटी के एंगल से विचार करना चाहिए। और वो भावना आती है, कब आती है? हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही हो, सब कुछ लोग भूल जाते हैं, सब कुछ भूल के एक गंगा तेरा पानी अमृत सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत, देह शिवावर मोहे हेत शुभ कर्मन ते कबू ना डर। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪਲੀਡ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ कितना दी एक्सरसाइज करते थे, कितने टाइम बैठते थे? तैयारी में पहले तो जब केस आता है तो मैं क्लाइंट से पूरा डिस्कस करके खुद समझता हूँ उसको, काफ़ी हद तक तो यहाँ हो जाए। फिर मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठ के 5 बजे 5 पौने 5 उठ जाता हूँ और होके सुबह कोई लगभग 14-15 अखबारें मैं डेली पढ़ता हूँ। इस रीजन की सारी अखबारें एक बार देखता हूँ और फिर 5 बजे उठ के आधा घंटा सैर, अखबारें पढ़ के फिर सुबह केस तैयार करता हूँ। फिर नोट्स ले लेता हूँ ताकि जब वो 6 महीने साल के बाद भी आए हाथ ना लिखता, अपने हाथ से ग्रीन पेन से ग्रीन पेन से लिखता हूँ, क्योंकि वो फिर सारे लॉयर्स की उसमें एकदम से मालूम हो जाता है कि ये मेरे नोट्स हैं। तो ग्रीन पेन से लिखता हूँ और उन नोट्स को देख के फिर आर्ग्यू करता हूँ। एक बार अगर केस लेता हूँ तो फिर मैं मेरा केस है वो, वकील फिर मेरा केस है। और दूसरी बात, मैं उन वकीलों में हूँ जो क्लाइंट को जब वो केस लेके आता है, अब तो 10 साल से मैं सरकारी पक्ष की तरफ से हूँ, सरकारी पक्ष में भी अफसरों को मैं जहाँ मुझे लगता है कि भी ये ठीक नहीं है उनको कह देता हूँ, बिल्कुल साफ कह देता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा। अभी एक हरियाणा में जो इलेक्शन हुए हैं उनमें एक एमएलए, महिला एमएलए, उनके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन हुई, तो उनको बहुत लोगों ने कहा, वो मेरे पास आई लेने केस। मैंने कहा ठीक है, मैंने केस देखा, अच्छा है, मैं लड़ूंगा, इलेक्शन पिटीशन है, लड़नी है। तो उन्होंने कहा जी आपके पास आने का मेरा एक कारण और भी है, आपको तो शायद याद नहीं होगा, मेरे ध्यान नहीं आया।
बोले जी पिछली से पिछली बार मैं इलेक्शन हारी थी, तो मैं अपना केस लेके आपके पास आई, आपने सारा केस देखने के बाद मुझे ये कहा कि नहीं, इस केस में कोई जान नहीं है, मत डालो, कोई नहीं बात बनेगी। मेरे को कोई दूसरे वकील के पास ले गए, बोले 30-40 लाख रुपए लेके आखिर में वही बात आई जो बात आपने कही थी। भले उस दिन से मेरे मन पे इतना असर था कि देखो इन्होंने जो बात जैन साहब ने कही थी वो ठीक थी। तो बोली मैंने तो उसी दिन जिस दिन मेरे को केस मिला ये डिसाइड किया कि मैं तो उन्हीं के पास लेके जाऊंगी। और दूसरा, मेरे केस में मेरा बेटा धीरज जैन जो एडवोकेट है, सरकारी वकील है, बहुत मदद करता है। मेरे परिवार में मेरे माता ने, पिता ने, भाइयों ने, धर्मपत्नी ने, बच्चों ने इतना प्यार दिया है कि कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। सारा केस बच्चा तैयार करता है। फिर मेरी टीम है पूरी, 180 वकील हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेरे पैनल पे हैं, उन सब के साथ मिलकर। टीम नाल भी डिस्कस करते तुसीं? हाँ जी, टीम के साथ, क्योंकि सीनियर वकील अकेले पेश नहीं हो सकता, उसके साथ जूनियर पेश होना ज़रूरी होता है। हम बैठ के बाकायदा डिस्कस करते हैं, लॉ निकालते हैं, जजमेंट निकालते हैं। मेरे को याद है मैं गुजरात हाई कोर्ट में अहमद पटेल जी के अगेंस्ट, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी उसमें पार्टी थे जो राज्यसभा में इलेक्शन जीते थे, तो उसमें पेश हो रहा था। तो लंच से पहले कपिल सिब्बल जी ने कोई बात कही जो जजमेंट के लॉ के अगेंस्ट थी। वहाँ लंच हुआ, मैंने एकदम अपने बेटे धीरज जैन को फ़ोन किया। मैंने कहा बेटे कि वो राजा रामपाल का केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो ज़रा जजमेंट निकाल के मुझे भेजो। आजकल व्हाट्सएप पे मिनटों सेकंडों में चीज़ आ जाती है। तो मेरे बेटे ने फटाफट निकाल के 300-400 पेज की वो जजमेंट थी, व्हाट्सएप पे मुझे भेजी और वहीं मैंने पढ़ के वो पैरा निकाला। तो जो ही लंच के बाद जस्टिस बीना बेन त्रिवेदी जो अभी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुई हैं बैठी, मैंने खड़ा होकर कहा, मैंने कहा जी जो सिब्बल साहब बात कह रहे थे, तब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उनका नहीं ऐसे नहीं है। मैंने कहा ये लो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, पैरा शायद 471 या 470 था। तो मैंने पढ़ के सुनाया, तो उन्होंने कपिल सिब्बल की तरफ देखा, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि नो मिस्टर जैन इज़ एन अथॉरिटी ऑन लॉ। मैं कहा, फिर ग्रेस थी उनकी, तो मैंने भी ग्रेस दिखाई। मैंने कहा नहीं सर, वी हैव लर्न मैनी थिंग फ्रॉम हिम एंड फॉर्चुनेटली वी बोथ आर फ्रॉम द सेम टाउन। वो भी चंडीगढ़ के हैं, मैं भी चंडीगढ़ का हूँ। तो ये जो आपकी टीम है, इन्हीं की कृपा ते सजे गुरु हम हैं, नहीं मोतो गरीब अनेक पड़े हैं। तो जो आपकी टीम है ना, वो बहुत मदद करती है। जैन साहब, अज दी बीजेपी दी की हालत है चंडीगढ़ दी? देखिए, हर लीडरशिप हर दौर में अपना अपना तरीका अडॉप्ट करती है, अपने अपने तरीके से काम करती है। मैंने जब बीजेपी में काम करना शुरू किया, मैं पहला इलेक्शन लड़ा 1991 का, तो उस समय पार्टी की हालत ये थी कि हमने अगर धनास जाना है तो कई बार लोगों को मालूम नहीं होता कि धनास जाने का रास्ता क्या है। कझेड़ी जाना तो रास्ता मालूम नहीं होता था। मैं क्योंकि खरड़ से ही था तो मुझे मालूम थे, लोकल से। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस समय फिर भी हम सारे गाँव में गए, कॉलोनियों में गए, हमने सब जगह काम किया। और मैं 2 बार MP रहा। चंडीगढ़ लुधियाना रेलवे लाइन मेरे दौर में मंजूर हुई, ये दूरदर्शन केंद्र मेरे दौर में बना, कॉलोनियों का पुनर्वास शुरू हुआ, बहुत सारे काम हुए। तो टाइम बहुत घट मिले, सिर्फ कुल मिला के 1.5 साल 1.25 साल 2 बार, पर नहीं हो जितना था काम किया उसमें आके। तो उस दौर में भी जितना हो सकता था मैंने काम किया, पब्लिक से कॉन्टैक्ट बना के रखा। और दोनों बार मैंने संसद में जो ओथ ली पंजाबी भाषा में ली, क्योंकि मैं इस मत का था कि मेरी मातृभाषा पंजाबी है। भले ही मुझे हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू भी बोलनी पड़ती है, तो मैं बोलता हूँ उसमें। मैं जब पाकिस्तान गया था एक डेलीगेशन में, या एक बार श्रीनगर गया, तो मैंने जब उर्दू में तकरीर की वहाँ, तो लोग बड़े हैरान होते थे। वहाँ के लोग हैरान थे कि अच्छा ये बीजेपी का MP उर्दू में तकरीर करता है। तो ये सारा हमने उस दौरान में सीखा था जी। पार्टी में अपने दौर दौर में लोग आते रहे, हर दौर का अपना अपना मूल्यांकन है। मैं समझता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने बहुत उन्नति की है। चंडीगढ़ में उनका बहुत बड़ा योगदान था। 96-98 में जब मैं जीता तो वो यहाँ पर थे। कारपोरेशन का इलेक्शन हमने कराया, तब भी मोदी जी यहाँ पे थे। 2014-19 में दोनों बार जो जीत है वो मोदी जी के नाम पे जीत थी। मुझे इस बात को कहने में कोई झिझक नहीं, मेरी जीत में भी उनका और कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन मुझे लगता है, मैं पार्टी के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि जो पार्टी की परंपरा सामूहिक नेतृत्व की है वो बनी रहनी चाहिए। फिर अहंकार की नहीं है, किसी को ये लगने लग जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं हूँ, वो नहीं, वो पार्टी में नहीं चलता है। पार्टी चलती नहीं, उससे उसको भी नुकसान होता है, इंडिविजुअल को भी नुकसान होता है। इसलिए जो भाजपा का मूल सिद्धांत है कलेक्टिव लीडरशिप, 2024 ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ उसके हार का कारण, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत सारे कारण हैं, कोई ये कारण उसका नहीं है। मैं समझता हूँ कि इन विषयों पर पार्टी के अंदर बैठकर 2, 4, 5 लाख लोग बैठें, चर्चा करें, चर्चा करके निष्कर्ष निकालें। कारण और बहाने साल हो गया चर्चा हो ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसे विषयों पर साल का प्रश्न नहीं होता, जहाँ गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है।
टाइम फैक्टर कम है, जो उसका मेरिट पे मूल्यांकन है वो अधिक महत्वपूर्ण है। वो मूल्यांकन हो, जो लोग जिनका अनुभव है, जिन्होंने काम किया है, उनको बैठ के चर्चा करके निकालें, पुरानी गलतियों से सबक सीखें, वर्तमान में ठीक करें और आगे के लिए सफलतापूर्वक चलें। जैन साहब, एक चंडीगढ़ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ चंडीगढ़ पछड़ गया। देखिए, मैं इस बारे में अभी कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बहुत प्रीमेच्योर है। 5 साल की टर्म में भी साल का वर्ष हुआ है, क्योंकि मैंने स्वयं ये स्थिति महसूस की थी 1996 में जब मैं जीत के गया था। तो सरकार यूनाइटेड फ्रंट की थी सेंटर में और मैं बीजेपी का एमपी था, लेकिन उस समय भी मैं बहुत कुछ करने में कामयाब हो गया था। इसलिए अभी कुछ कहना प्रीमेच्योर है। ये डिपेंड करेगा कि अल्टीमेटली वो कैसे परफॉर्म करते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि अगर वो जीत कर गए हैं तो उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि कल को वो ये ना कहें कि मेरे को तो काम ही नहीं करने दिया, आप तो लगातार मेरे खिलाफ वो करते रहे। आज जो देश की जनता है, ख़ास तौर पे चंडीगढ़ की जनता, ये मूल्यांकन करती है। यहाँ पर 5-6 लाख तो अखबार रोज़ बिकते हैं शहर में, 5-6 लाख, 13 लाख की आबादी में, और हर घर में 3-3, 4-4 टीवी सेट हैं। हस्बैंड का अलग है, वाइफ का अलग है, बच्चों का अलग है, फिर ईमेल, एमएमएस, व्हाट्सएप, ये सारी सर्कुलेशन में चीज़ें आती हैं। इस स्थिति में ये पढ़ा लिखा शहर है, शहर का मूल्यांकन करता है, हर सांसद का मूल्यांकन होना चाहिए, उनका भी मूल्यांकन होगा। पर मुझे लगता है कि अभी इसके बारे में कुछ भी कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि नहीं फिर उनको कहने का ये मौका मिल जाता है कि मेरे तो आप चुनाव जीतने के 2 महीने बाद ही आप तो ये भाषा बोलने लग गए थे। लोकतंत्र में सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, एमपी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर कुछ परंपराएं बनी रहनी चाहिए, मर्यादाएं बनी रहनी चाहिए। जो भी जीता है, राइट है, रिंग है, एक बार उसको खुलकर काम करने का मौका दें, ताकि उसको ये बहाना ना मिले कि आपने मुझे काम नहीं करने दिया। ਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸਰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 28 ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਯੂਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਹਰਖ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ दुख लग। देखिए, चंडीगढ़ का मैंने जब ऐसे शुरू में बताया, मैं खरड़ में था जब पंजाब की पार्टीशन हुई है, और हम रात को सोए हुए थे घर में जब वो माइक लेके अनाउंसमेंट हुई कि ये डिवीज़न हो गई है। संत फतेह सिंह जी मरण व्रत पे बैठे हुए थे अमृतसर अकाल तख्त पे, जगदत्त शर्मा जी हुशियारपुर में मरण व्रत पर बैठे थे कि पंजाब का विभाजन नहीं होने देंगे, और अल्टीमेटली ये कंप्रोमाइज़ हुआ कि कुछ सांझी कड़ियाँ रखी जाएंगी। तो पलसौरा के पास पंजाब और चंडीगढ़ का बॉर्डर बना था। तो चंडीगढ़ खरड़ तहसील का पार्ट था उस समय, नारायणगढ़ तक, कालका तक, ये सारा इलाका खरड़ तहसील का पार्ट था। 398 गांव इस तहसील में थे। तो ये सारा एरिया जो कमीशन बना था जिसने पंजाब का विभाजन किया था, उसने हरियाणा को दिया था। टोटल खरड़ तहसील हरियाणा को जानी थी। लेकिन पंजाब के कुछ कांग्रेस के नेता मिलके दिल्ली गए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कहा कि अगर चंडीगढ़ हरियाणा को चला गया तो हम तो पंजाबी सूबा बनने के बाद भी लोग हमको ताने मारेंगे, ये तो ठीक नहीं रहेगा, पंजाब की राजधानी है तो इसका कुछ करो। तो इंदिरा जी ने फिर कहा कि ठीक है, मैं अब इसको बदल कर पंजाब को तो नहीं दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको यूनियन टेरिटरी बना देती हूँ। तो उन्होंने फिर ये 22-23 गाँव का ये जो चंडीगढ़ का एरिया था उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, बन गया यूनियन टेरिटरी। बनने के बाद इसकी सीमाएँ भी 114 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल जो एरिया था वो खरड़ से काट कर किया गया। खरड़ पंजाब को गया, काउंटी खरड़ राजपुरा, और ये यूटी बन गया। उसके बाद लगातार ये मांग होती रही कि भाई इसको पंजाब में दें। पंजाब में देने के बाद संत लौंगोवाल जी के साथ एक समझौता हुआ, श्री राजीव गांधी जी का जी समझौता हुआ जब वो जेल से छूट कर आए, जिसके मुताबिक चंडीगढ़ पंजाब को जाना था, और इसके बदले में अबोहर फजिलका के 200-250 गाँव, कद्दू खेड़ा जिसमें बीच में था, वो हरियाणा को जाने थे। हो गया, साइन हो गया। चंडीगढ़ पंजाब को ट्रांसफ़र करने की डेट भी तय हो गई थी। सुबह चंडीगढ़ के सारे दफ्तरों में अकाउंट क्लियर, सब कुछ क्लियर। 24 घंटे का कमीशन भी बनाया था राजीव गांधी जी ने, जो डिसाइड करेगा कौन से कब जाने, सब कुछ हो गया था। लेकिन फिर अखीरले वक्त पर आकर वो मामला नहीं कैरी हो पाया, उस कारण से ये यूटी चला गया। मैं समझता हूँ कि अब इतना पानी बह चुका है कि आज चंडीगढ़ का हरियाणा और पंजाब की राजधानी होने के बावजूद भी अपना एक कल्चर डेवलप हुआ है, अपनी एक संस्कृति डेवलप हुई है। वो पंजाब की संस्कृति का पार्ट है, हरियाणा का पार्ट है, उससे अलग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जनरेशन खड़ी हो गई है,
66 के बाद जो बच्चे जन्मे आज वो 50, 55, 60 साल के हो गए हैं। तो इसलिए इसका सल्यूशन जो भी निकले दोनों राज्यों की सहमति से निकलना चाहिए। दुर्भाग्य इस मुल्क का ये रहा कि हिंदी पंजाबी के नाम पर, पंजाबी भाषी इलाकों के नाम पर, सतलुज यमुना के नाम पर में वायलेंस होती रही, दंगे होते रहे, तनाव होता रहा। इसलिए इसका सुझाव निकलना जो भी निकलना हो, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इसमें बैठकर सहमति से निकलना चाहिए। मैं आपको ये कहने लगा हूँ। दूसरा देखिए, अब तक पंजाब में चंडीगढ़ यूटी बनने के बाद अकाली दल भी पावर में आया, कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, हरियाणा में कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, सब पार्टियां आई, पार्टी में आई। वो कभी कभी इशू तो रेज करती हैं, सेंटर में भी पावर में रहे, अकाली भी सेंटर में पावर में रहे, पंजाब से अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो रहे, लेकिन वो इसको इशू कभी कभी रेज करते हैं, पर सीरियसली बैठ के इसका सोल्यूशन निकले, इसका प्रयास कितना हुआ आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इसलिए मेरा ये कहना है, बैठ चूस के इसका हल निकालें तो ज़्यादा बेटर है, वो अच्छा रहेगा कि मिलजुल के आपस में सॉल्व करें। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ? मैं समझता हूँ कि ऐसे तो बहुत सारे दिन होंगे ਓਕੇ। जिस दिन बहुत खुशी वाले दिन थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि अगर कहा जाए कि हाँ, मेरे को जब इमरजेंसी में पकड़ा गया था उससे पहले एक बार गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी एडमिशन होनी थी। बहुत हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, तो मेरे पिताजी मुझे एडमिशन कराने लाए थे गवर्नमेंट कॉलेज में। घर की हालत बहुत आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थी, तो कोई 200 रुपये की साल की फ़ीस जो देनी थी वहाँ पे, तो हमारी स्थिति उतनी नहीं थी। और घर में एक बार विचार आ रहा था कि भी इस बच्चे को दुकान पे बैठा लें या पढ़ने भेजना या नहीं भेजना। तो मेरे पिता ने मेरे से पूछा, मैंने कहा नहीं, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो लेकर आए। जब इतनी फ़ीस सुनी तो अल्टीमेटली गोवर्धन लाल बख्शी प्रिंसिपल होते थे गवर्नमेंट कॉलेज के उस समय, तो मेरे पिताजी मुझे लेकर अंदर गए। मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी मैट्रिक में। मैंने कहा हाँ बोलिए। मैंने कहा जी ये मेरा बेटा है, मैं इसको एडमिशन दिलाना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, उतनी फ़ीस नहीं है, 200 रुपये की फ़ीस थी। तो बख्शी जी ने पूछा आप कितने रुपए दे सकते हैं? तो उन दिनों 50 रुपये 50,000 के बराबर होते थे। उनको मैं 50 रुपये दे सकता हूँ। कहा ठीक है जाओ, एडमिटेड, बच्चे को दाखिल करवा दो। पहला दिन, वो दिन मैं याद रखता हूँ। फिर जब मैं जेल में गया तो बहुत सारे लोगों ने मेरे घर जाकर मेरे माँ बाप को कहा कि देखिए इमरजेंसी आ गई है, पता नहीं जेलों से बाहर आएंगे नहीं आएंगे, अपने बच्चे को कहो कि माफ़ी मांग के बाहर आ जाए। तो मेरे पिता ने भी और मेरी माता ने भी, दोनों ने कहा कि देखिए हम अपने बच्चे को माफ़ी मांग कर आने के लिए नहीं कहेंगे। पहली बात तो हम उसको जानते हैं, वो मानेगा भी नहीं, माफ़ी नहीं मांग के आएगा वो, हम भी नहीं कहेंगे। 4 बच्चे हैं मेरे, अगर भगवान ने एक के भाग्य में शहीद होना लिखा तो मुझे कबूल होगा नहीं, हम माफ़ी प्राउड वाली गलती। तो ऐसे ये 2-3 बाकी कुछ और वाक़े ऐसे होते हैं जो आपको ज़िंदगी में याद आते रहते हैं। और जैसे जस्टिस मेहर सिंह वाला मैंने बताया आपको, जो आपको याद रहते हैं। ये 2 वाक़े तो मेरे बहुत ही टर्निंग पॉइंट थे। अगर उस दिन प्रिंसिपल गोवर्धन लाल बख्शी शायद इस बात पे ना मानते तो हो सकता है मैं खरड़ दुकान पे बैठा होता तो आज वहाँ कुछ और ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ। ये भी एक बड़ी प्राप्ति नहीं? 2 गुरबानी के श्लोक में याद रखता हूँ। तो कौ नानक तो जागे अरदयास हमारी दियो सब पिंड तेरा, कौ नानक सब तेरी वडियाई कोई नौ न जाने मेरा। और दूसरा ये है कि हम हूँ परम पुरख का दासा, देखना है जगत तमाशा। आई एम वेरी स्मॉल फ्राई, फिर भी बस इतना ही कहता हूँ, जितना भगवान मेरे पे दयाल रहा है भगवान सब पे दयाल हो। ना है काहू से दोस्ती, ना है काहू से बैर, कोई किसी के बारे में ज़िंदगी में गिला शिकवा नहीं है। संतुष्ट व्यक्ति हूँ मैं, ज़िंदगी में कुछ मिला नहीं मिला कभी मरू नहीं की, शांत चित्त और शांत मन से जीवन बताया। 15 जून को मैं 73 वर्ष का हो जाऊंगा और हर वक्त तैयार हूँ। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। मेरे को मृत्यु अगर 2-3 घंटे पहले बता दे कि मैं आ रही हूँ तो मैं उसका स्वागत करूँगा, और मुझे समय मिल जाएगा एडजस्ट करने में। जिनको दुआ सलाम आप जैसे दोस्तों को टाटा बाय बाय करनी है वो कर लूँगा। आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर मौत मुझे 2-3 घंटे पहले भी बता दे कि मैं इतने बजे आ रही हूँ, स्वागत करूँगा हाथ डाल के उसका। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਭਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ।